वेलकम एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे AIPGT 2024 में जो क्वेश्चंस आए पूछे गए थे उनके बारे में, उनका एक डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे और कोशिश करेंगे जानने का कि मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर सभी क्वेश्चंस का वो क्या क्या था। तो ये जो वीडियो जो है ये फर्स्ट पार्ट है और इस वीडियो में फर्स्ट के जो 60 क्वेश्चंस हैं 1 to 60 क्वेश्चंस उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटर ऑफ 4th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, आरी डर्जन, C. व्हीलर, C. वेसलहॉफ्ट और चार्ल्स H. डेब्रिएंट। अब अगर देखा जाए तो ये चारों ही जो ऑथर हैं उन्होंने ऑर्गेनन का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, बट सबसे फर्स्ट जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ था ऑर्गेनन का वो चार्ल्स H. डेब्रिएंट ने किया था और ये 1833 में उन्होंने ट्रांसलेशन किया था, जो कि 4th एडिशन का ट्रांसलेशन था 1833 में। इसके अलावा आरी डर्जन जो थे वो 1849 में उन्होंने 5th एडिशन का ट्रांसलेशन किया था और इसी का रिवाइज ट्रांसलेशन उन्होंने 1893 में किया था। C. व्हीलर जो थे उन्होंने फर्स्ट एडिशन का ट्रांसलेशन किया था और ये ट्रांसलेशन हुआ था 1913 में। और C. वेसलहॉफ्ट जो थे उन्होंने 1876 में 5th एडिशन का ट्रांसलेशन किया था। तो राइट आंसर जो है वो होगा चार्ल्स H. डेब्रिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वुंड, दो स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है कौन सा रॉन्ग है, या फिर दोनों राइट है दोनों रॉन्ग है। द वुंड विल हैव बिवल्ड मार्जिन इफ द ब्लेड ऑफ वेपन इंटर्स ऑब्लिकली, और सेकेंड है बिवेबलिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय शार्प वेपन ओनली। अब देखिए ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, वुंड विल हैव बिवल्ड मार्जिन इफ द ब्लेड ऑफ वेपन इंटर्स ऑब्लिकली, और सेकेंड बिवेबलिंग कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय शार्प वेपन ओनली। अब देखिए हमको पता है हम सभी को कि शार्प वेपन से इंसाइज्ड वुंड होता है, ओके, और अगर वुंड ये वेपन जो है वो अगर ऑब्लिकली अगर इंटर करे तो फिर वहां पे एक बिवल्ड मार्जिन, इस तरह का मार्जिन जो है वो दिखेगा। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट है, और अगर इंसाइज्ड वुंड की बात अगर करें तो स्टेटमेंट 2 भी राइट है, जो कि डॉक्टर रेड्डी की जो FMT की जो बुक है पेज 113 में 33 एडिशन में दिया गया है। लेकिन जो बिहेवलिंग जो है वो अगर गन शॉट वुंड अगर होता है तो गन शॉट वुंड से भी प्रोड्यूस होता है, मीन्स सिर्फ शार्प वेपन से नहीं, क्योंकि शार्प वेपन से इंसाइज वुंड होता है और गन शॉट वुंड जो है वो शार्प नहीं होता है। तो बिवेलिंग जो है वो इन दोनों वुंड में प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 इस अनुसार से रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट है फार्मेसी से क्वेश्चन। यहां पूछा गया है, इन अ प्रिस्क्रिप्शन डायरेक्शन टू द पेशेंट आर गिवन अंडर विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। अब देखिए प्रिस्क्रिप्शन का 4 पार्ट होता है, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। तो सुपरस्क्रिप्शन जो होता है उसमें पेशेंट इंफॉर्मेशन रहता है, जैसे कि पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, एड्रेस। इसके अलावा एक सिंबल होता है RX टाइप का, वो रहता है। इंस्क्रिप्शन पार्ट जो होता है वो बॉडी ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कहा जाता है। वहां पे नेम ऑफ द मेडिसिन, पोटेंसी, स्केल, क्वांटिटी और नेम ऑफ द व्हीकल एंड क्वांटिटी ये रहता है। कैसे डिस्पेंस करना, फार्मासिस्ट को जो डायरेक्शन दिया जाता है वो सब्सक्रिप्शन पार्ट में दिया जाता है, और पेशेंट का जो डायरेक्शन जो होता है कि मेडिसिन को कैसे लेना है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगा, कौन से टाइम में लेना है, और इसके अलावा डाइट और रिजीमेंट के बारे में जो दिया गया रहता है, मीन्स
पेशेंट का जो पार्ट है, डायरेक्शन जो है पेशेंट का, वो सिग्नेचर पार्ट में होता है। और सिग्नेचर में फिजिशियन का सिग्नेचर और रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा जाता है। तो आंसर जो यहाँ पे जो होगा, डायरेक्शन टू द पेशेंट आर गिवन अंडर सिग्नेचर पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉड प्लांट अ सबडर्मल इम्प्लांट कंसिस्ट ऑफ 6 साइलेस्टिक कैप्सूल्स कंटेनिंग। नॉड प्लांट जो है जो 6 साइलेस्टिक कैप्सूल्स का होता है, एक सबडर्मल पैच या सबडर्मल इम्प्लांट, तो वो जो है उसमें क्या रहता है, हम सभी को पता है कि ये जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा लेवोनॉर्जेस्ट्रिल, क्योंकि नॉड प्लांट में लेवोनॉर्जेस्ट्रिल रहता है। और लेवोनॉर्जेस्ट्रिल जो होता है, टोटल जो मात्रा जो होती है, अमाउंट जो होती है नॉड प्लांट में लेवोनॉर्जेस्ट्रिल की, वो होती है 216 मिलीग्राम। और जो रिलीजिंग कैपेसिटी जो है वो है 80 माइक्रोग्राम पर डे फर्स्ट 8 वीक तक। जो फर्स्ट 8 वीक जो होता है तब तक 80 माइक्रोग्राम करके पर डे लेवोनॉर्जेस्ट्रिल नॉड प्लांट से रिलीज होता है। उसके बाद नेक्स्ट 8 वीक से अप टू 60 मंथ, ठीक है, इसके बाद का जो 60 मंथ्स, नेक्स्ट 60 मंथ जो है वो 25 to 30 माइक्रोग्राम पर डे के हिसाब से रिलीज होता है। अब देखिए इसमें ये क्या था कि बहुत बार रिजेक्शन हो जाता था, क्योंकि 6 साइलेस्टिक कैप्सूल्स होते थे। तो अब जो है इसको हटा करके जनरली नॉड प्लांट 2 सबडर्मल इम्प्लांट में, और या फिर इम्प्लानॉन, नॉड प्लांट 2 जो होता है वो 2 रॉड्स का होता है, और इम्प्लानॉन 1 रॉड्स का होता है, 1 रॉड का होता है। ये आजकल ज़्यादा यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरासेंटिस थोरासिस इज यूजुअली डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरकॉस्टल स्पेस इन मिड एक्सिलरी लाइन। देखिए एक्सिलरी लाइन जो होता है वो 3 होते हैं, इंटीरियर एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन और पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन। इस चीज को समझना होगा। इंटरकोस्टल स्पेस यहाँ पे ऑप्शन दिया गया हुआ है 7th, 8th, 9th और 6th। पैरासेंटिस थोरासिस क्या है? पैरासेंटिस थोरासिस, जिसका एक और नाम है प्लूरल टैब, जो डॉक्टर रनिंग लैंग्वेज में बोलते हैं, या फिर थोराकोसेंटिसिस, ये दूसरा नाम है। ठीक है, पैरासेंटिस मीन्स क्या होता है कि किसी भी बॉडी कैविटी से जो एक्सेस फ्लूइड जो होता है उसको ड्रेन करना, उसको ड्रेन आउट करना, वो होता है पैरासेंटिस। अब थोरासिस मीन्स थोरैक्स, जो कि कैविटी है, बॉडी कैविटी है, वहां अगर एक्सेस फ्लूइड अगर होती है तो उसको अगर हम बाहर निकालेंगे जिस प्रोसेस से, उसे हम लोग कहते हैं पैरासेंटिस थोरासिस। तो इसके लिए जो है कौन से इंटरकोस्टल स्पेस का यूज किया जाता है, और वो भी कहाँ? मिड एक्सिलरी लाइन में। तो मिड एक्सिलरी लाइन की बात अगर हम लोग अगर माने तो उसके अनुसार ये हो जाएगा 6th इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, यही अगर पोस्टीरियर एक्सिलरी लाइन को अगर फॉलो अगर हम लोग करें तो उसके अनुसार यहाँ आंसर हो जाएगा 7th इंटरकोस्टल स्पेस। और अगर स्कैपुलर लाइन को अगर हम लोग फॉलो करें, स्कैपुलर लाइन को, तो फिर आंसर यहाँ पे आ जाएगा 8th इंटरकोस्टल स्पेस। अब यहाँ पे दिया गया है मिड एक्सिलरी लाइन, तो आंसर हो जाएगा 6th इंटरकोस्टल स्पेस। लेकिन अलग अलग बुक्स में जो है ये इंटरकोस्टल स्पेस जो है इसके बारे में थोड़ा सा अलग अलग बुक में अलग अलग इंटरकोस्टल स्पेस के बारे में दिया गया है। तो
थोड़ा सा ये विवादित क्वेश्चन था, इसलिए इस क्वेश्चन को एनटीए ने जो है वो बाद में ड्रॉप्ड आउट कर दिया था। बट अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल मेडिसिन बाय डॉक्टर अरूप कुंडू, पार्ट 2, 5th एडिशन, पेज नंबर 61। अगर इस रेफरेंस के अनुसार अगर हम लोग जाते हैं तो फिर आंसर जो होगा वो होगा 6th इंटरकोस्टल स्पेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ओल्ड मैन ऑफ rheumatic gout diathesis complaining of arthritic pain in joints. Pains are drawing, tearing, pressing, light or superficial during warm weather. Affects the bones and deeper tissue when air is cold. Pains go from left to right. Bad manners make him almost beside himself. His suffering seems intolerable. The most suitable remedy. 4 ऑप्शन दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये जो र्यूमेटिक गाउट डायसिस जो यहाँ पे जो लिखा गया है, अगर इस लाइन को अगर हम लोग अगर फॉलो अगर करते हैं, इस लाइन को अगर फॉलो अगर करते हैं तो एलेंस मेटेरिया मेडिका, एलेंस की नोट जो है मेटेरिया मेडिका, वहाँ पे ये 3 वर्ड र्यूमेटिक गाउट डायथिसिस, ये 3 वर्ड जो है वो 4 मेडिसिन में दिया गया है। बेंजोइक एसिड, ब्राइनिया अल्बा, कॉलचिकम और लीडम। ये 4 मेडिसिन में आपको जो है ये तीनों वर्ड एक साथ मिलेंगे। और सिर्फ अगर र्यूमेटिक डायथिसिस को का लाइन अगर हमें अगर मिलता है, ओनली र्यूमेटिक डायथिसिस, वहाँ पे अगर गाउट शब्द नहीं अगर रहता है तो वो लाइन हमें मिलेगा फाइटोलक्का, रस्टॉक्स और स्पाइजेलिया में। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ कि ये 4 मेडिसिन सॉर्ट आउट हो गया है। अब इन्हीं 4 मेडिसिन में से आंसर होगा। अब देखिए बेंजोइक एसिड यहाँ पे है नहीं, कॉलचिकम यहाँ है नहीं, 2 मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा और कॉलचिकम यहाँ पे है, लीडम नहीं है। अब 2 मेडिसिन है ब्राइनिया एल्बा एंड कॉलचिकम, तो यहाँ पे जो आंसर जो होगा वो हो जाएगा कॉलचिकम, क्योंकि ब्राइनिया के दूसरे सिम्टम और यहाँ पे मैच नहीं कर रहा, आंसर हो जाएगा कॉलचिकम। और ये जो मैं रेफरेंस जो दे रहा हूँ वो है सक्सेस, जो कॉम्पिटिटिव होम्योपैथिक कॉम्पिटिटिव बुक है, उसके वॉल्यूम 1 में जो मेटेरिया मेडिका पार्ट है वहाँ पे ये रूमेटिक गाउट डायथिसिस या फिर रूमेटिक डायथिसिस, इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे टर्म हैं और उसके अगेंस्ट में कौन कौन से मेडिसिन्स हैं हमारे एलेंस की नोट में, वो जो है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैचिंग क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है, लिस्ट 1, लिस्ट 2 और इन चारों को यहाँ पे मैच करना है। तो क्वेश्चन ये है कि कुछ डिजीज़ के बारे में यहाँ पे दिया गया है और अलग अलग एज ग्रुप है, तो यहाँ पे हमें ये मैच करना है कि कौन सा डिजीज़ जो है वो जनरली यूजुअली कौन से एज ग्रुप में होता है। तो सबसे पहला जो एज ग्रुप है वो है 10 ईयर्स का, लेस देन 10 ईयर्स। तो अगर लेस देन 10 ईयर्स के हिसाब से अगर हम लोग अगर जाते हैं, ठीक है, तो इसिनोफिलिक ग्रैनुलोमा जो है वो लेस देन 10 ईयर में सबसे ज़्यादा होने का चांस रहता है। नेक्स्ट है टीनेज। तो टीनेज जो है इस एज ग्रुप में एविंग सार्कोमा ये होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, ब्रेस्ट कैंसर ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में ज़्यादा होता है। और मोर देन 60 ईयर्स, मल्टीपल माइलोमा जो है वो मोर देन 60 ईयर्स पेशेंट में कॉमनली पाया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा A का 2,
बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट है मिटिडिया से, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन फॉर ईयर्स, रेक्टम सीम्स टाइड अप विथ स्ट्रक्चर, व्हेन इनिमा वाज यूज्ड द एगोनी ऑफ पैसेज वाज लाइक लिवर। 4 ऑप्शन है, राइट आंसर यहाँ पे होगा सिफिलिनम। ये एलेंस की नोट जो मिटिडिया मेडिका है वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और अगर इसके रिलेशनशिप में जाए इस लाइन के, तो लैक कैन और ट्यूबरक्लोडियम ये 2 ड्रग हमें मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मेसी से है, 4 ड्रग्स का नाम दिया गया है और कौन से सीजन में या किस टाइम में ड्यूरिंग द ड्रग प्रिपरेशन इस सभी ड्रग्स को कलेक्ट किया जाता है उसके बारे में मैच करना है यहाँ पे। तो फर्स्ट है कैमोमिला। तो कैमोमिला जो है वेन इन फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग जब होता रहता है तो उस समय कैमोमिला को जो है वो कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया को सेकेंड ईयर ऑफ ग्रोथ कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है चेलिडोनियम। चेलिडोनियम को बिफोर फ्लावरिंग, फ्लावरिंग होने से पहले। और लास्ट है बेलाडोना। बेलाडोना जो है बिगिनिंग ऑफ फ्लावरिंग, जब फ्लावरिंग जब जस्ट शुरुआत होता है तो उस समय जो है इसे कलेक्ट किया जाता है। तो अगर राइट आंसर अगर देखें तो होगा ऑप्शन नंबर 3, A3, B1, C4, D2। अब ये जो क्वेश्चन जो है इसका जो सोर्स है वो है डॉक्टर D.D. बनर्जीस फार्मेसी बुक, वहां से इस क्वेश्चन को लिया गया है। सेकेंड एडिशन, पेज नंबर 17 एंड 18। अगला प्रश्न जो है वो पूछा गया है ऑर्गेनिक मेडिसिन से, वन साइडेड डिजीज के बारे में। 4 ऑप्शन है, यहाँ पे हमें ये देखना है कि कौन सा राइट है और कौन सा गलत है। फर्स्ट क्या है, डिजीज विच इफेक्ट वन साइड ऑफ बॉडी, शुरू में ये गलत है। डिजीज विच बिलोंग टू क्लास ऑफ एक्यूट इंडिविजुअल डिजीज, ये भी गलत है। डिजीज विथ फ्यू परसिप्टेबल सिम्टम्स, ये राइट है। और लास्ट, लेस एमिनेबल टू क्योर। क्योंकि अगर हम लोग एफिडिज्म 173 अगर देखते हैं तो वहां पे क्या दिया गया है कि द ओनली डिजीजेस दैट सीम्स टू हैव बट few symptoms and on that account to be less amenable to cure are those which may be termed one-sided because they display only 1 or 2 principal symptoms which obscure almost all the others. They belong chiefly to class of chronic disease. यहाँ पे दिया ही गया chronic disease और few perceptible symptoms और less amenable to cure। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी एंड डी, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपर्टरी से है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूब्रिक्स आर गिवन इन जनरलिटी सेक्शन ऑफ केन्स रिपर्टरी। यहाँ पे 5 ऑप्शन है, अब 5 रूब्रिक्स है। अब ये हमें जानना है कि केंट रिपर्टरी के जनरलिटीज में जो कि सबसे लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 37, वहाँ पे कौन कौन सा रूब्रिक है। तो फर्स्ट है बेड सोर। तो ये जो है बेड सोर डायरेक्ट रूब्रिक वहाँ पे जनरलिटी सेक्शन में नहीं है। अगर बेड सोर अगर हमें अगर ढूंढना भी अगर है केंट रिपर्टरी में तो स्किन चैप्टर में हमें जाना पड़ेगा और वहाँ पे रूब्रिक होगा सोर। अंडर द रूब्रिक सोर सब रूब्रिक होगा बिकम्स डिक्यूबिटस। तो ये होगा बेड सोर का राइट रूब्रिक। नेक्स्ट है थ्रोम्बोसिस। यस, थ्रोम्बोसिस जो है वो प्रेजेंट है। एपोप्लेक्सी भी है। एपोप्लेक्सी ओल्ड टर्म है जिसका न्यू टर्म है CVA, कार्डियोवास्कुलर एक्सीडेंट। बट जिस टाइम लिखा गया था केंट रिपर्टरी उस समय एपोप्लेक्सी ही ज़्यादा फेमस था।
इन मेडिकल फील्ड। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन एम्यूलेशन, एक जनरल एम्यूलेशन के बारे में बोला गया है, तो ये भी राइट ऑप्शन है। और लास्ट है डायरिया इन एजेड पीपल, तो ये जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि ये जो है जनरलिटी सेक्शन में नहीं दिया गया है। डायरिया इन एजेड पीपल जो है वो रेक्टम चैप्टर में दिया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, सी और डी ये तीनों राइट है। अब ये तीनों हमें कहाँ मिलेगा? बी, सी, डी ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन 2 जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीपल इंडोक्राइन न्यूप्लेसिया, मेन सिंडम से क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे स्टेटमेंट जो है वो राइट है और रॉन्ग है। फर्स्ट है ईच टाइप ऑफ मेन सिंड्रोम इज इनहेरिटेड एज ऑटोजोमल रिसेसिव, AR, यहाँ पे जो दिया गया है कि ऑटोजोमल रिसेसिव AR, बट ये ऑप्शन जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि मेन सिंड्रोम जो होता है वो AD होता है, ऑटोजोमल डोमिनेंट। नेक्स्ट है मेन टाइप 1 इज कैरेक्टराइज्ड बाय ट्राइड ऑफ ट्यूमर्स इन्वॉल्विंग पैराथायरॉयड, पैनक्रियाटिक आइसलेट्स एंड एंटीरियर पिट्यूटरी, तो ये जो ऑप्शन जो है ये ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स विथ मेन टाइप 1 हैव हाइपरकैल्सीमिया, ये भी राइट है। और लास्ट ऑप्शन है मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा, MTC जिसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ मेन टाइप 2। यस, मेन टाइप 2 सिंड्रोम में 90% केसेस में मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा जो है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो भी राइट है। तो बी, सी, डी ये तीनों ऑप्शन जो है राइट है, तो उस हिसाब से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3, B, C, D ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो BTPP से है, BTPB। इन बोनी हुसैन्स थेराप्यूटिक पॉकेट बुक रूब्रिक डेथ एपेरेंट इज गिवन इन विच चैप्टर? डेथ एपेरेंट, तो डेथ एपेरेंट जो है वो सेंसेशन चैप्टर में दिया गया है। और इसके अलावा एक और डेट से रूब्रिक है, वो है डेड फीलिंग, ये भी सेंसेशन चैप्टर में ही दिया गया है। तो ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1 सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन PSM से है, इन लैथिडिज्म द टॉक्सिन प्रेजेंट इन द लैथिडस सीड्स हैज बीन आइडेंटिफाइड एज, ये जो लैथिडस सीड्स जो है, ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में खेसारी दाल कहते हैं, खेसारी दाल हिंदी में कहा जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम है लैथिडस सेटाइवस, खेसारी दाल। अब होता क्या है कि ज़्यादा अमाउंट में खेसारी दाल कंज्यूम करने से देखा जाता है कि स्पैस्टिक पैराप्लेजिया नाम की एक बीमारी होती है। और बाद में जब रिसर्च जब किया गया तो जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने ये पता लगाया कि इसमें एक केमिकल पाया जाता है, वो है बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलानिन, BOA। इसके कारण ही जो है स्पैस्टिक पैराप्लेजिया होता है। इसी कारण से 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। खेसारी दाल के प्रोडक्शन, कल्टीवेशन और सेल्स पे जो है वो बैन कर दिया गया था। लेकिन 3 राज्य थे, एक्सेप्ट 3 स्टेट्स, 3 राज्य थे, 3 स्टेट्स थे जो कि बैन नहीं होने दिया। एक था MP, एक बिहार और एक वेस्ट बंगाल। और ये जो बैन जो लगाया गया था वो अंडर प्रिवेंशन ऑफ फूड एंड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954 के अंडर जो है ये बैन लगाया गया था। तो यहाँ पे जो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन A, BOA, बीटा ऑक्सैलिल अमाइनो एलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेडिसिन से है, इप्स्टन बार वायरस से इन्फेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन।
यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है और हमें ये चूज करना है कि कौन सा राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या क्या है। फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ द कॉज ऑफ हेटेरोफाइल पॉजिटिव इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। तो ये जो स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल राइट है। सेकेंड है EBV इप्स्टन बार वायरस स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विथ ओरल सिक्रीशन। यस, दिस इज ऑल्सो राइट। सैलिवरी सिक्रीशन से जो है ये स्प्रेड करता है कॉमनली। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन है ह्यूमरल इम्यूनिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेलुलर इम्यूनिटी इन कंट्रोलिंग EBV इन्फेक्शन। ये रॉन्ग है। यहाँ पे क्वेश्चन को घुरा दिया गया है। यहाँ पे सेलुलर इम्यूनिटी जो है वो मोर इंपॉर्टेंट होता है देन ह्यूमरल इम्यूनिटी। एंड लास्ट में है मोस्ट EBV इन्फेक्शन इन इन्फेंट्स एंड यंग चिल्ड्रेन आर एदर असिम्प्टोमेटिक और माइल्ड। तो ये ऑप्शन भी राइट है। जनरली जो सिम्टम जो होता है बच्चों में वो फेरिंजाइटिस या फिर फेरिंजाइटिस के साथ या फिर साथ नहीं भी प्लस माइनस टॉन्सिलाइटिस, ये जो है प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है। या फिर कुछ कुछ बच्चों में ये असिम्प्टोमेटिक होता है। तो ऑप्शन A, B और D ये तीनों राइट है, C रॉन्ग है। तो A, B, D ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन जो है वो हैडिसंस इंटरनल मेडिसिन के 20th एडिशन 20वें एडिशन के पेज 1358 पेज से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्री रिपर्टरी से है। ऑप्शन है ये क्वेश्चन है क्लिनिकल रिपर्टरी बाय क्लार्क वाज पब्लिश्ड इन द ईयर। तो इसका जो अच्छा देखते हैं कि ईयर वाइज कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा रिपर्टरी पब्लिश्ड हुआ था। 1904 ये फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है। क्लार्क का क्लिनिकल रिपर्टरी जो है वो 1904 में पब्लिश्ड हुआ था। 1924 में थर्ड एडिशन ऑफ केंट रिपर्टरी जो है पब्लिश्ड हुआ था। 1908 यहाँ पे 1908 में क्लिनिकल रिपर्टरी बाय P.W. शेड ये पब्लिश्ड हुआ था। और 1939 में जो है 2 रिपर्टरी पब्लिश्ड हुई थी। एक ड्यूमेटिक रेमेडीज बाय H.A. रॉबर्ट और एक रिपर्टरी थी रिपर्टरी ऑफ ल्यूकोरिया बाय अल्फ्रेड पल्फोर्ट। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन रिपर्टरी से है। द रूब्रिक कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस इज मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग चैप्टर ऑफ थेराप्यूटिक पॉकेट बुक। फिर BTPP से क्वेश्चन रूब्रिक कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस। देखिए एक्सटर्नल हेड और इंटरनल हेड इन दोनों में कन्वर्जन से रिलेटेड कोई रूब्रिक ही नहीं है। अब बच गए 2 ऑप्शन एग्रावेशन एंड सेंसेशन चैप्टर। तो एग्रावेशन जो चैप्टर जो है यहाँ पे कॉन्शियस व्हेन हाफ बोल के एक रूब्रिक है और सेंसेशन चैप्टर जो है यहाँ पे जो है कन्वर्जन विथ कॉन्शियसनेस और विदाउट कॉन्शियसनेस, ये 2 रूब्रिक्स है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा
ऑप्शन 4 चैप्टर सेंसेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनोन से है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनोन वाज पब्लिश्ड एट कोथिन, और सेकंड स्टेटमेंट है हैनिमैन्स आर्टिकल ऑन स्क्लेपिसियस इन बैलेंस एंड द मेडिकल ऑब्जर्वर आर रिगार्डेड एज प्रिकर्सर ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ ऑर्गेनोन। पहला जो ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, जो पहला जो स्टेटमेंट है, और दूसरा जो स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है। देखिए, हम सभी को पता है कि ऑर्गेनोन का 6 एडिशन हुआ है, 1 2 3 4 5 6। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है इसे याद रखने का कि कौन सा एडिशन कहाँ से पब्लिश हुआ था। फर्स्ट जो 2 एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो हुआ था लिप्जिग से, फर्स्ट 2। उसके बाद के 3 जो एडिशन हुए थे वो पब्लिश हुआ था कोथेन से। तो यहाँ पे क्या, फर्स्ट एडिशन कोथेन नहीं, थर्ड एडिशन से 5th एडिशन जो है वो कोथेन से हुआ था, फर्स्ट एडिशन लिप्जिग से हुआ था। और सबसे लास्ट वाला एडिशन जो है पोस्टुमसली ये बोस्टन यूएसए से पब्लिश हुआ था। फर्स्ट एडिशन हुआ था 1810 में, उसके बाद 1819, उसके बाद 1824, 1829, उसके बाद 1833 और लास्ट जो है 1921। हालांकि मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो 1843 में ही तैयार हो गया था मैन्यूस्क्रिप्ट, बट 1921 में जो है यूएसए के बोस्टन से ये पब्लिश हुआ था। अब फॉर्मूला जो है वो ये है कि L2K3B, ये है फॉर्मूला। फर्स्ट 2 एडिशन L2 मीन्स लिप्जिग, सेकेंड मतलब कि उसके बाद के 3 एडिशन थर्ड 4th एंड 5th वो कोथेन, और लास्ट में छठा एडिशन B बोस्टन। अच्छा, नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2, वहाँ पे दिया गया है प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनोन। हम सभी को पता है कि मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस जो कि 1805 में पब्लिश हुई थी, और इसके अलावा इन इसे ऑन न्यू प्रिंसिपल जो कि 1796 में हैनिमैन द्वारा पब्लिश की गई थी। और ये इनिशियल ऑन न्यू प्रिंसिपल जो है अकॉर्डिंग टू रिचर्ड ह्यूजेस इसे ही कहा जाता है कि फर्स्ट जो है होम्योपैथी का जो जन्म जो हुआ इस वर्ल्ड में वो 1796 में इसी आर्टिकल के थ्रू हुआ था। तो ये मेडिसिन ऑफ एक्सपीरियंस और इसे ऑन न्यू प्रिंसिपल, इन दोनों बुक्स को जो है प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनोन या फिर आर्टिकल को आप कह सकते हैं, क्योंकि ये सेकंड वाला जो है ये आर्टिकल है, इन दोनों को जो है प्रिकर्सर ऑफ ऑर्गेनोन कहा जाता है। तो यहाँ पे जो दोनों स्टेटमेंट जो है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर फॉल्स, तो राइट यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर्जरी से है। यहाँ पे पूछा गया है कि बैरेट्स इसोफेगस इज कैरेक्टराइज्ड बाय, बैरेट्स इसोफेगस जो है उसमें कौन से टाइप का मेटाप्लेसिया या हाइपरप्लेसिया होता है। तो बैरेट्स इसोफेगस जो है वो एक प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है, प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है किसका, इसोफेजियल सीए का। और होता क्या है बैरेट्स इसोफेगस में कि स्क्वामस सेल जो है वो कॉल्यूमिनर सेल में रिप्लेस्ड हो जाता है, जिसे हम लोग मेटाप्लेसिया भी कहते हैं, मेटाप्लेसिया इसमें होता है कॉल्यूमिनर सेल में। ओके, और बैरेट्स इसोफेगस में जो चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है या फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो होता है अपर जीआई, इंडोस्कोपी एंड बायोप्सी। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा
ऑप्शन 2, क्योंकि स्क्वामस सेल जो है वो कॉलमनार सेल में रिप्लेस्ड हो जाता है, मेटाप्लेसिया होता है। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एक सिक्वेंशियल क्वेश्चन है। यहाँ पे कुछ इवेंट्स दिए गए हैं रिगार्डिंग फैगोसाइटोसिस, और इन इवेंट्स को जो है वो करेक्ट ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो यहाँ पे 5 ऑप्शन है, और इन पांचों ऑप्शन को जो है फैगोसाइटोसिस जो होता है उसमें कौन कौन से स्टेज किस सीक्वेंस में होते हैं उसे हमें अरेंज करना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल्स में हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैगोसाइटोसिस जो है वो एक्चुअली होता कैसे है या फिर क्या है। हम सभी को पता है कि एक्यूट इन्फेक्शन जब होता है या फिर एक्यूट कंडीशन जब बॉडी में होती है तब इन्फ्लामेशन जो है वो शुरू होती है बॉडी में, एक्यूट इन्फ्लामेशन। और एक्यूट इन्फ्लामेशन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वस्कुलर इवेंट्स और दूसरा होता है सेलुलर इवेंट्स। फिलहाल हमें वस्कुलर इवेंट्स के बारे में उतना डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हमारा जो टॉपिक जो है वो फैगोसाइटोसिस है। अब ये जो फैगोसाइटोसिस जो है ये सेलुलर इवेंट्स में होता है। सेलुलर इवेंट्स को अगर फिर से हम लोग अगर 2 पार्ट में डिवाइड अगर करें तो फर्स्ट हो जाएगा एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट्स और सेकेंड हो जाएगा फैगोसाइटोसिस। ओके, अब देखिए फैगोसाइटोसिस जो है इसमें कौन कौन सा इवेंट्स होता है। एक होता है रिकॉग्निशन एंड अटैचमेंट, एक होता है इनगल्फमेंट और एक इवेंट होता है किलिंग एंड डिग्रेडेशन। और एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट जो इवेंट जो है इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक इवेंट्स होता है चेंजेस इन द फॉर्म्ड एलिमेंट्स इन ब्लड। इसके अलावा रोलिंग एंड एडहेशन, इमिग्रेशन और केमोटैक्सिस। अब यहाँ पे जो है रोलिंग और एडिशन जो ये जो प्रोसेस जो है रोलिंग और एडिशन, यहाँ पे एक और इवेंट्स होता है जिसे हम लोग कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। इसमें क्या होता है कि ल्यूकोसाइट जो है वो माइक्रोब से एडहेड हो जाता है, एडहेरेंस ऑफ माइक्रोब। और ये जो इनकल्फमेंट वाला जो प्रोसेस जो है इसमें क्या होता है, इसमें जो है फैगोसोम फॉर्मेशन होता है और संग में फैगोलाइसोसोम ये फॉर्मेशन होता है। और लास्ट में ये जो किलिंग एंड डिग्रेडेशन वाला जो प्रोसेस जो है उसमें जो माइक्रोब्स होते हैं वो डिग्रेडेड होते हैं बाय हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब अगर इस पूरे इवेंट्स को अगर हम लोग को अगर फॉलो अगर करें तो यहाँ पे जो 5 ऑप्शन जो दिया गया है, 5 ऑप्शन में
जो सबसे पहला वाला जो इवेंट होगा वो होगा इमिग्रेशन का, वो इवेंट हो जाएगा इमिग्रेशन का। दूसरा जो इवेंट जो है, दूसरा इवेंट हो जाएगा ऑप्सोनाइजेशन का, क्योंकि यहाँ पे ये जो एडेरेंस टू माइक्रोब जो है वो ऑप्सोनाइजेशन प्रोसेस में ही होता है। और फर्स्ट वाला जो है कीमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ फैगोसाइट, वो इमिग्रेशन एंड केमोस्टैक्सिस वाला जो प्रोसेस जो होता है उसमें होता है। थर्ड है इंजेक्शन टू फॉर्म फैगोसोम, ये वाला थर्ड जो है इंजेक्शन टू फॉर्म फैगोसोम। तो फैगोसोम फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है इनगल्फमेंट वाले प्रोसेस में, यहाँ पे। और फोर्थ वाला जो ऑप्शन जो है वो होगा फॉर्मेशन ऑफ फाइगोलाइसोसोम। तो फाइगोलाइसोसोम जो है वो वाला प्रोसेस भी कहाँ हो रहा है, फाइगोलाइसोसोम वो फॉर्मेशन भी जो है वो आपका इनगल्फमेंट वाले प्रोसेस में ही हो रहा है। और लास्ट में जो ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर 5, जो सीक्वेंस का जो लास्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा डिग्रेडेशन, जो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सी में 5 नंबर। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, जो कि डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के कारण होता है। अब यहाँ पे घटना ये घट रही है कि अगर हम लोग फैगोसाइटोसिस सिर्फ इस चीज के बारे में अगर सोचे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 3 ही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और फर्स्ट एंड सेकेंड प्रोसेस जो है वो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट, जो कि फैगोसाइटोसिस से जस्ट थोड़ा सा पहले वाला जो इवेंट है उसमें हो रहा है। तो सिर्फ अगर फैगोसाइटोसिस के अनुसार अगर इसको अगर सजाएं तो ये जो पूरा जो 5 ऑप्शन जो है वो एक सीक्वेंस में नहीं सजेगा। ओके, और अगर फैगोसाइटोसिस के जस्ट पहले जो एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट अगर होता है, अगर उस ऑप्शन को अगर हम लोग अगर कंसीडर अगर करें तो वहाँ पे जो है वहाँ पे 2 इवेंट्स होते हैं, एक इमिग्रेशन वाला और एक ऑप्सोनाइजेशन वाला। ठीक है, तो इन सभी को मिला करके जो है ये करेक्ट सीक्वेंस या फिर ऑर्डर तैयार होगा। तो करेक्ट सीक्वेंस जो हो जाएगा, फर्स्ट होगा केमोटैक्टिक अट्रैक्शन ऑफ फैगोसाइट, ओके, जो कि इमिग्रेशन एंड केमोटैक्सिस में पड़ता है। नेक्स्ट हो जाएगा एडहेरेंस टू माइक्रोब 2 नंबर, जो ऑप्सोनाइजेशन में है। और ऑप्सोनाइजेशन जो है वो रोलिंग एंड एडिशन में आता है, जो कि एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट इवेंट्स के अंदर होता है, फैगोसाइटोसिस में नहीं है वो वाला। इसके अलावा थर्ड हो जाएगा इंजेक्शन टू फॉर्म फैगोसोम, ये फैगोसाइटोसिस के अंदर में है, इनगल्फमेंट के अंदर में आता है। फोर्थ हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फैगोलाइसोसोम, ये भी इनगल्फमेंट के अंदर में आ जाएगा, जो कि फैगोसाइटोसिस के डायरेक्टली अंदर में है। और लास्ट जो है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रोब, जो कि किलिंग एंड डिग्रेडेशन के अंडर में आएगा, अंडर द प्रोसेस ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम 5 नंबर। तो करेक्ट सीक्वेंस जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 2, ई मीन्स 5 1, बी 2, डी 3, ए 4 और सी 5। तो राइट यहाँ पे जो आंसर जो होगा ऑप्शन होगा वो होगा ये वाला। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पे सिर्फ फैगोसाइटोसिस जो है उसमें ये पूरा इवेंट्स जो है वो नहीं हो रहा है, एक्सुडेशन ऑफ ल्यूकोसाइट और फैगोसाइटोसिस दोनों मिला करके जो है ये पूरा इवेंट्स जो है वो हो रहा है। इस पूरे इवेंट्स के बारे में जो मैंने अभी डिस्कस किया वो जो है हर्षमोहन पैथोलॉजी जो है, हर्षमोहन पैथोलॉजी चैप्टर 6 पेज 134 एंड 135 में दिया गया है। तो आप लोग यहाँ से एक बार देख सकते हैं एज अ रेफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मटेरिया मेडिका से है। 4 लाइन्स हैं और 4 मेडिसिन अगेंस्ट में दिए गए हैं, इन सभी को मैच करना है। फर्स्ट है टॉल थिन इरिटेबल पर्सन सफरिंग फ्रॉम एब्यूज ऑफ मर्करी, ये एलन की नोट से सभी लाइन दिया गया है। तो पहला का जो ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 मीन्स अर्जेंटम मेटालिकम। उसके बाद है ओल्ड पीपल वीक विजन कॉर्पुलेंट टायर्ड ऑफ लाइफ,
इसका हो जाएगा ऑरम मेटालिकम, ऑप्शन लिस्ट 2 में ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है एडेप्टेड टू लाइट कॉम्प्लेक्शन ब्लॉन्ड्स, ग्रेट इमाशिएशन ऑफ फेस, हैंड्स, लेग्स एंड फीट और सिंगल पार्ट्स, ऑप्शन 2 सेलेनियम। और लास्ट है द एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ऑप्शन 1 एलुमिना। अब यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ गलती क्या कर बैठते हैं कि एकोनाइट ऑफ क्रॉनिक डिजीज को जो है वो बहुत बड़ हम लोग एकोनाइट ऑफ वेनस कैपिलरी सिस्टम से हम लोग कंफ्यूज कर बैठते हैं, जिसका कि राइट आंसर होगा हेमोलिस। ओके, तो अब हमें इसे मैच कर देना है, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में है। ए का हो जाएगा 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट जो है वो एक और मैचिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे 4 टाइप के ट्यूमर के बारे में बताया गया है। हम सभी को पता है कि ओमा का मतलब जो होता है वो एक लैटिन या ग्रीक वर्ड है, मुझे अभी ठीक रिकॉग्नाइज मैं नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका मतलब होता है ट्यूमर और स्वेलिंग, ट्यूमर और स्वेलिंग, ओमा का मतलब। ओके, अब यहाँ पे 4 टाइप के टिश्यू के बारे में कहा गया है, स्केलेटल मसल और टिश्यू के बारे में, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, टोटिपोटेंट सेल्स, एडिपोज टिश्यू, 4 के बारे में कहा गया है। अब हमें मैच करना है कि कौन सा ट्यूमर जो है वो कौन से मसल या टिश्यू को इफेक्ट करता है या फिर उसका एक नाम है। ओके, तो फर्स्ट जो लाइपोमा है वो नाम से समझ में आ रहा है, ठीक है। हम लोग लाइपोसेक्शन कहते हैं, मीन्स फैट को निकालना। तो ये जो लाइपो जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है फैट सेल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लाइपोमा का एडिपोज टिश्यू, क्योंकि एडिपोज टिश्यू जो है वो फैट सेल से तैयार होता है। नेक्स्ट है टेराटोमा। ये जो है टेराटोमा, ये टोटिपोटेंट जर्म सेल के ट्यूमर को कहा जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 2 का टेराटोमा। नेक्स्ट है लियोमायोमा। तो स्मूथ मसल का जो ट्यूमर होता है उसे हम लोग लियोमायोमा भी कहते हैं। और लास्ट में है रैप्डोमायोमा। स्केलेटल मसल जो होता है, स्केलेटल मसल के बिनाइन ट्यूमर को हम लोग रैप्डोमायोमा कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1 स्केलेटल मसल रैप्डोमायोमा, ए का 4, बी स्मूथ मसल लियोमायोमा, बी का 3, सी टोटिपोटेंट सेल टेराटोमा, सी का 2 और लास्ट में डी एडिपोज टिश्यू लाइपोमा। इसका जो रेफरेंस जो है वो दिया गया है रॉबिन्स पैथोलॉजी जो है, चैप्टर 26 टेबल नंबर 26.9, वहाँ पे जो है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेसेंटिक सिस्ट है, एक सर्जरी का क्वेश्चन है। मेसेंटिक सिस्ट 2 स्टेटमेंट है, पता करना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। मेसेंटिक सिस्ट अकर मोस्ट कॉमनली इन चिल्ड्रेन, ये बिल्कुल भी राइट आंसर है। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन इज अ पेनफुल एब्डोमिनल स्वेलिंग नियर द अम्बिलिकस, ये पेनफुल कंडीशन, ये एब्डोमिनल स्वेलिंग ये नहीं होता है।
ओके। नियर द अम्बिलिकस होता है, ये ठीक है, बट ये पेनफुल कंडीशन नहीं है। मणिपाल सर्जरी बुक 4th एडिशन में अगर हम लोग जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू दैट पेज 658 में इसका रेफरेंस आपको मिल जाएगा। ये एक कॉन्जेनिटल सिस्ट है और ये जो है मेसेंट्रिक के राइट एंगल में ये मूव करता है, जो कि एक पेनलेस एब्डोमिनल स्वेलिंग होता है नियर द अम्बिलिकस। ऑर्गन का ये क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू हैनीमैन विच मेथड ऑफ मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन वाज एम्प्लॉयड बाय मोंगरेल सेक्ट। ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। ऑर्गन के एफिरिज्म 148 के फुटनोट से ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए यहाँ पे सिंपल से समझने वाली बात है, ऑडी सेपरीज होता है, इसका मतलब होता है डेयर टू बी वाइज। हम सभी जानते हैं डेयर टू बी वाइज। ये जो है सेकेंड एडिशन से ऑनवर्ड्स जितने भी ऑर्गन के एडिशन हुए उसका मोटो था ऑडी सेपरी। अच्छा, इसके अलावा ड्यूस नेचुरा, इसका मतलब होता है फॉलो द नेचर, फॉलो द नेचर। और एक और टर्म होता है मिनिस्टर नेचुरी, इसका मतलब होता है सर्वेंट ऑफ द नेचर। इनफेंटिसिमल डोज किसे कहते हैं हम लोग? इनफेंटिसिमल डोज का मतलब होता है मिनिमम डोज, जो कि बॉडी में मिनिमम डोज जो कि बॉडी में कोई फंक्शनल चेंज ला सके। ओके, अब यहाँ पे मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में अगर बोलें, ठीक है, तो मोंगरेल सेक्ट से जो रिलेटेड है वो है क्विड इन वक्कम विनिट, ठीक है, जिसका मतलब होता है whatever comes in mouth। तो जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 1 क्विड इन वक्कम बेनिट, क्योंकि मोंगरेल सेक्ट जो है हैनीमैन ने एक टर्म यूज़ किया था कि वो सभी जो होम्योपैथी जो है ठीक से सीख नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं और बाद में होम्योपैथी को ब्लेम करते हैं कि होम्योपैथी सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है, जो कुछ भी उनके मन में आता है वो बोलते हैं। तो क्विड इन वक्कम बेनिट ये हो राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मटेरिया मेडिका से है, एलिन की नोट से लिया गया है। एजमा वर्स इन ओपन एयर एंड सिटिंग अप and better by lying down and keeping arms stretched far apart। तो ये जो keeping arm stretched far apart ये सोराइनम में दिया गया है। अगर इसको हम कंपेयर करें एस्मा को बाकी 3 ड्रग से जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया है, तो फर्स्ट है अर्सेनिक एल्बम। तो अर्सेनिक एल्बम का पेशेंट क्या करता है एमुलेशन के लिए, वो बैठेगा या फिर अपने आप को फॉरवर्ड बेंड करेगा एजमा से रिलीफ पाने के लिए, एमुलेट करने के लिए। नेक्स्ट है कार्बोवेज। कार्बोवेज का एजमा क्या है? एजमा डेट्स from measles or pertussis in childhood। और लास्ट है मेडोडिनम। मेडोडिनम जो पेशेंट जो होते हैं उनको एजमा से रिलीफ कैसे मिलता है? बाय लाइंग ऑन फेस एंड प्रोट्रूडिंग टंग। तो यहाँ पे जो राइट आंसर जो है वो होगा सोडाइनम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो
ऑब्स का क्वेश्चन है, या फिर इसे गायनी से भी रिलेट कर सकते हैं, पर जनरली ये ऑब्स में आता है कि कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, वहाँ से ये क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट है, हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा स्टेटमेंट राइट है और कौन सा रॉन्ग है। तो फर्स्ट जो है वो है द क्लासिकल ट्रायड ऑफ कॉन्जेनिटल डिफेक्ट इन कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम आर डिफनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड कैटरैक्ट। ये जो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। और नेक्स्ट है द रूबेला वैक्सीन शुड बी गिवन टू एवरी प्रेग्नेंट वुमेन ड्यूरिंग अर्ली प्रेगनेंसी। तो ये जो है ये रॉन्ग है। क्यों राइट है क्यों रॉन्ग है अभी मैं आता हूँ इस पर। देखिए रूबेला वैक्सीन जो है वो लाइफ एटू लाइव एटूनेटेड वैक्सीन जिसे हम लोग कहते हैं वो है। और हम सभी को पता है कि लाइव एटूनेटेड वैक्सीन जो होता है वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो रूबेला वैक्सीन जो है वो प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते हैं, ये ऑप्शन रॉन्ग है। और सेकंड है, और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन जो है वो है कि ट्रायड जो होता है कॉन्जेनिटल डिफेक्ट का रूबेला कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में वो क्या क्या होता है, डिफनेस, कार्डियक मालफॉर्मेशन एंड कैटरैक्ट। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। तो और क्या क्या होता है इसके अलावा अगर हम देखें, या फिर इन सभी को अगर कंसिडर अगर करें, तो एक होता है सेंसो न्यूरल डिफनेस। अच्छा, ये जो कार्डियक मालफॉर्मेशन जो होता है, कार्डियक मालफॉर्मेशन, इसमें हमें मिल जाएगा सेप्टल डिफेक्ट, सेप्टल डिफेक्ट, पीडीए, कुछ हिमेटोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं जिसमें हमें मिल जाता है एनीमिया कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। लीवर और स्प्लीन में जो है लीवर स्प्लीन को ये इनलार्ज करता है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में, अगर लीवर और स्प्लीन को अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो। अच्छा, ऑप्थेल्मिक जो डिस्टर्बेंस जो होती है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में, वो कैटरैक्ट या फिर कॉर्नियल ओपासिटीज ये पाई जाती है। बोन्स अगर देखें तो ऑस्टियोमायोपैथी, और इसके अलावा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी भी पाया जाता है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम में। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट है और स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। Wasting of the thinner eminence and positive tinal sign are produced due to compression of which nerve? देखिए यहाँ पे जैसे ही बात हो गई है थिनर एमिनेंस की, तो नॉर्मल सी बात है ये लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई और कॉमन पेडोनियल नर्व, क्योंकि ये दोनों जो है लोअर एक्सट्रीमिटीज के नर्व है, तो ये दोनों यहाँ से आउट हो जाएंगे। अब बच गया अल्नर नर्व एंड मीडियन नर्व। टीनल साइन पॉजिटिव दिया हुआ है जो कि मीडियन नर्व के कंप्रेशन से होता है। कॉमनली ये हमें कार्पल टनल सिंड्रोम में देखने मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मीडियन नर्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिजियोलॉजी से है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें ये पता करना है कि पांचों में से कौन कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है द साइट्स ऑफ ऑल्फैक्टरी ट्रांसडक्शन आर द ऑल्फैक्टरी हेयर्स। बिल्कुल, ये जो आप यहाँ पे ऑल्फैक्टरी सीलिया जो आप देख रहे हैं इसे ही ऑल्फैक्टरी हेयर्स भी कहा जाता है। ओके, तो जो ट्रांसडक्शन का जो प्रोसेस जो होता है वो यहीं से शुरू होता है, तो ऑप्शन ए जो है वो राइट है। उसके बाद है द ऑल्फैक्टरी बल्ब ट्रांसमिट इम्पल्स टू द टेम्पोरल लोब ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स। नहीं, ये रॉन्ग है। ठीक है, ये हिपोकैम्पस, एमिग्डाला, इन सभी जगहों पे जाता है। थर्ड है द एक्सॉन्स ऑफ olfactory receptor pass through the olfactory foramina in the cribriform plate of इथेमोइड बोन। जी हाँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ये है इथेमोइड बोन, और ये जो फोरामिना जो आप देख रहे हैं, ये जो कैनल जो है, ठीक है, यहाँ से जो है आप देख सकते हैं कि एक्सोन जो है वो पास किया है। ठीक, अब ये अगर देखें तो ये जो है ऑप्शन सी जो है वो राइट है। द ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स दैट टर्मिनेट्स इन द ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट्स। ये रॉन्ग है। और लास्ट है विद इन द ऑल्फैक्टरी बल्ब्स द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स सिनेप्सिस विद द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है ये है ऑल्फैक्टरी बल्ब। ओके, ऑल्फैक्टरी बल्ब, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है साइनेप्स फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन है ये भी राइट है। तो ऑप्शन ए, सी और ई ये तीनों राइट है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, ए, सी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर्जरी से है। यहाँ पे 4 साइन दिया गया है और 4 डिजीज कंडीशन है। इन चारों साइंस को जो है चारों डिजीज कंडीशन से हमें मैच करना है। चलिए, तो सबसे पहले जो है वो है मर्फीज साइन। मर्फीज साइन वो हमें कहाँ मिलता है? ये मिल जाता है हमें एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस में। अब देखिए, बहुत बार होता क्या है कि एग्जाम हॉल में जो है हम लोग मर्फीज साइन को जो है कभी कभी हम लोग मर्फीज ट्रायड, इससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मर्फीज साइन और मर्फीज ट्रायड दोनों ही बहुत ही अलग चीज़ है। मर्फीज ट्रायड जो है वो हमें मिल जाती है एक्यूट एपेंडिसाइटिस में। एक्यूट एपेंडिसाइटिस में जो है वो हमें मिल जाती है मर्फीज ट्रायड। क्या क्या होता है मर्फीज ट्रायड में? पेन, फीवर, टेम्परेचर और वोमिटिंग, ये हमें एक्यूट एपेंडिसाइटिस में मिलता है। और मर्फीज साइन जो है वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में मिलता है। ओके, तो मर्फीज साइन जो है वो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है रॉब्सिन्स साइन, वो एक्यूट एपेंडिसाइटिस में पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है इलियोश्वास साइन जो है वो हमें इलियोश्वास एप्सिस या फिर फ्रेनिक एप्सिस में पॉजिटिव मिलेगा। और लास्ट है ग्रे टर्नर एंड क्यूलेंस साइन, जो कि हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस या फिर एओर्टिक रप्चर एंड रप्चर्ड एओर्टिक प्रेगनेंसी, इन सभी में हमें मिलता है। तो इन चारों को अगर मैच करें तो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन 2, मर्फीज साइन एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, ए का 2, बी रॉब्किंस साइन एक्यूट एपेंडिसाइटिस, बी का 3, इलियोश्वास एप्सिस एंड फ्रेनिक एप्सिस, सी का 1, और ग्रे टर्नर्स एंड क्यूलेंस साइन, D4 हेमोरेजिक पेनक्रियाटाइटिस, एओर्टिक रप्चर और रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पीएसएम से है। क्वेश्चन ये है कि नाइन्थ टारगेट ऑफ SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, ओके, जिसे हम लोग शॉर्ट में SDG भी कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। तो इसका जो 9 टारगेट जो है वो कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग जो है वो थोड़ा सा गलत हुआ है। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ। हालांकि इसका आंसर जो है वो होगा ऑप्शन 3, बट क्वेश्चन का फ्रेमिंग जो है वो थोड़ा सा गलत है। एक्चुअली है क्या कि SDG जो है उसके अंदर में टोटल 17 गोल्स है, 17 गोल्स है। फर्स्ट गोल जो है वो है रिलेटेड टू पावर्टी, फर्स्ट गोल। और जो 17th गोल जो है, सबसे लास्ट वाला गोल जो है वो है रिलेटेड टू पार्टनरशिप। अब थर्ड गोल जो है, बीच में जो थर्ड गोल है वो है रिलेटेड टू हेल्थ। और हेल्थ, थर्ड गोल जो हेल्थ है, और हेल्थ का जो 9वां टारगेट जो है, 9th टारगेट वो है बाय 2030 सब्सटेंशियली रिड्यूस द नंबर ऑफ डेथ्स एंड इलनेस फ्रॉम hazardous केमिकल्स एंड एयर, वाटर एंड सॉइल पोल्यूशन एंड कंटामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होना चाहिए था कि द 9th टारगेट ऑफ हेल्थ इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030। ठीक है, 9th टारगेट जो है वो हेल्थ का 9वां टारगेट होगा। और ये चीज़ जो है आप WHO के वेबसाइट में आप जाकर के देख सकते हो, वहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से सभी गोल्स के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गायनी और ऑफ से है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी इज पोस्टुलेटेड फॉर प्लासेंटा प्रीविया। अब देखिए प्रेगनेंसी में आफ्टर 28 वीक्स अगर ब्लीडिंग हो तो उसे हम APH कहते हैं, एंटीपार्टम हेमरेज। और एंटीपार्टम हेमरेज का जो 70% जो कॉज है वो 2 है, एक है प्लासेंटा प्रीविया और दूसरा है एब्रप्शियो प्लासेंटा। तो प्लासेंटा प्रीविया क्या होता है कि जब प्लासेंटा पार्शियली या कंप्लीटली लोअर यूट्राइन सेगमेंट पे इम्प्लांट हो जाता है इंटरनल ऑस के आसपास, उसे हम प्लासेंटा प्रीविया कहते हैं। और प्लासेंटा प्रीविया जो है उसका कुछ पर्टिकुलर कॉज जो है अभी तक पता डिटेल्स में नहीं चला है, बट एक थ्योरी पोस्टुलेट किया गया है, वो है ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। इसके अलावा और भी कुछ कॉजेज हैं प्लासेंटा प्रीविया के, उसमें से एक है परसिस्टेंस ऑफ कोरियोनिक एक्टिविटी, एक है डिफेक्टिव डेसिडुआ, और एक है कॉज बिग सरफेस एरिया ऑफ प्लासेंटा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कौन सा थ्योरी पोस्टुलेट किया गया है प्लासेंटा प्रीविया के लिए, तो आंसर होगा ड्रॉपिंग डाउन थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन PSM से है, 2 स्टेटमेंट है, ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है वंदे मातरम स्कीम इज वॉलंटरी स्कीम वेयर एनी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट, मैटरनिटी होम, नर्सिंग होम, लेडी डॉक्टर, MBBS डॉक्टर कैन वॉलंटियर देमसेल्व्स फॉर प्रोवाइडिंग सेफ मदरहुड सर्विसेज। और स्टेटमेंट 2 है आशा इंसेंटिव ऑफ ₹200 in urban area include ₹100 for ANC component and ₹100 for
accompanying प्रेग्नेंट वुमेन फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। तो इसमें से कौन सा राइट है स्टेटमेंट, कौन सा रॉन्ग है? देखिए फर्स्ट जो वंदे मातरम स्कीम जो है, इसका ये जो स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल राइट है, और आशा का इंसेंटिव वाला जो है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है वो है जननी सुरक्षा योजना से, जननी सुरक्षा योजना से, और फर्स्ट जैसा यहाँ पे दिया गया है वंदे मातरम स्कीम से। तो वंदे मातरम स्कीम क्या है? वंदे मातरम स्कीम जो है वो एक वॉलंटरी स्कीम है जो कि 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। और इस स्कीम में क्या है कि कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर या नर्सिंग होम जो है ये जो है एक सेफ मदरहुड सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब ये सेफ मदरहुड सर्विस में वो होता क्या क्या है, ठीक है? तो सेफ मदरहुड सर्विस में क्या क्या है? एक है आपका फ्री एएनसी एंटीनेटल चेकअप एंड पोस्टनेटल केयर, जिसमें से ओपीडी सर्विसेज होंगे, ओपीडी सर्विस। इसके अलावा काउंसलिंग टू द कपल फ्री में, कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा फ्री में जितने भी प्रेगनेंसी रिलेटेड आइटम्स होते हैं लाइक आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स, कैल्शियम टैबलेट्स, इसके अलावा कॉन्डम वगैरह, ये सभी कुछ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उस क्लिनिक के द्वारा या उस डॉक्टर या फिर नर्सिंग होम के द्वारा। और संग में लास्ट है अवेयरनेस रिगार्डिंग द सेफ प्रेगनेंसी एंड फैमिली प्लानिंग। तो ये स्टेटमेंट 1 जो है वो राइट है। नेक्स्ट जो है वो जननी सुरक्षा योजना से है। इसे 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च किया गया था। ये भी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और जननी सुरक्षा योजना में क्या है कि खास करके रूरल एरिया में ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, अर्बन एरिया में भी है बट रूरल में बहुत ज़्यादा फेमस है कि अगर कोई भी जो आशा वर्कर जो होती हैं, आशा वर्कर, वो एक लिंक वर्कर के हिसाब से यहाँ पे काम करेंगे। और उनका काम क्या होगा कि अगर किसी भी उनके एरिया में कोई अगर लेडी अगर प्रेग्नेंट है तो उस लेडी को जो है एएनसी चेकअप वगैरह करवाना और इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाना। तो इसके लिए जो है जो गवर्नमेंट है वो उन्हें एक पैकेज पे करती है, किया जाता है, उनको एक पैकेज पे किया जाता है। तो आशा वो जिसे इंसेंटिव कहते हैं। तो इंसेंटिव क्या है कि ₹400 इन अर्बन एरिया, जिसमें से ₹200 एएनसी कंपोनेंट के लिए और 200 इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए। ये अर्बन एरिया में। रूरल में ये हो जाएगा 600, 300 फॉर एएनसी एंड 300 फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी। अब यहाँ पे क्या, यहाँ की आशा इंसेंटिव ऑफ ₹200 अर्बन एरिया, 200 अर्बन एरिया में है, लेकिन अर्बन एरिया का होगा ये 400 हो जाएगा। और ये दोनों जो है हो जाएगा आपका 200 एंड 200। तो ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर गायनी से है, ऑप्स से है, गायनी एंड ऑप्स। यहाँ पे दिया गया है कि एक इजी क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी इज कॉल्ड पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी विच कंटिन्यूज फॉर मोर देन हाउ मेनी डेज। देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जो ऑप्स का कैलेंडर जो है वो 28 डेज को फॉलो करता है। 20 ऑप्स कैलेंडर 28 डेज मीन्स 1 मंथ। तो उस हिसाब से जो प्रेगनेंसी जो हुई वो होती है टोटल 28 डेज की नॉर्मल प्रेगनेंसी, दैट इज 10 मंथ अकॉर्डिंग टू ऑप्स कैलेंडर। अब अगर 28 डेज 10 मंथ, इसमें अगर इस बीच अगर डिलीवरी अगर हो जाती है तब तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी कहलाती है। अगर 28 डेज 280 डेज से 2 वीक्स अगर एक्स्ट्रा टाइम अगर लगता है और उस बीच भी अगर डिलीवरी अगर नहीं अगर होता है, दैट इज 294 डेज।
तो उसे हम पोस्टल प्रेगनेंसी कहते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 294 डेज। नेक्स्ट, स्यूडो गाउट अर्थराइटिस इज कॉज्ड बाय मोनोसोडियम यूरेट, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट, कैल्शियम एपेटाइट, कैल्शियम ऑक्सैलेट। देखिए, मोनोसोडियम यूरेट जो है वो गाउट में पाया जाता है, मोनोसोडियम यूरेट ड्यूरिंग द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्वेश्चन है स्यूडो गाउट से। स्यूडो गाउट में जो है हमें जो मिलेगा वो होगा कैल्शियम पायरोफॉस्फेट। और ये जो स्यूडो गाउट जो है इसका एक और नाम है जिसे हम लोग कहते हैं एक्यूट कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिट डिजीज। स्यूडो गाउट का और एक नाम है एक्यूट कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपोजिट डिजीज। इसका डिफरेंस जो है वो है हैरिसन्स इंटरनल मेडिसिन, पेज 2634, 20th एडिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑर्गेनम से है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू क्लास ऑफ क्रॉनिक डिजीज। क्रॉनिक डिजीज इनमें से कौन सा नहीं है? ओके, वन साइडेड डिजीज, इंडिस्पोजिशन, अल्टरनेटिंग डिजीज, मेंटल डिजीज। देखिए, वन साइडेड डिजीज, अल्टरनेटिंग डिजीज, मेंटल एंड इमोशनल डिजीज, ये तीनों ही क्रॉनिक डिजीज है। अब यहाँ पे रह गया सिर्फ और सिर्फ इंडिस्पोजिशन, ये क्रॉनिक डिजीज नहीं होता, ये हम सभी को पता है, एफ्लूजम 7 में और उसके फुटनोट में दिया गया है इंडिस्पोजिशन के बारे में, जिसका कॉज क्या है, कॉजा ऑकिस्नलिस। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे इंडिस्पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन एनाटॉमी से है। यहाँ पे पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पर्ट मसल। देखिए, मसल जो है, मसल को बहुत सारे कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। अब एक्शन ऑफ फोर्स या फोर्स ऑफ एक्शन के अनुसार जो है कुछ कुछ मसल को शंट मसल और स्पर्ट मसल के कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, शंट मसल क्या होता है? शंट मसल डायरेक्ट देयर फोर्स अलोंग द बोन और स्पर्ट मसल्स डायरेक्ट देयर फोर्स अक्रॉस द बोन। ओके, इसके अलावा शंट मसल्स को जो है स्टेबलाइजर मसल भी कहा जाता है। उसका ओरिजिन जो है शंट मसल का वो नियर द जॉइंट होता है और इंसर्शन जो है वो अवे फ्रॉम द जॉइंट होता है। स्पर्ट मसल में क्या है? स्पर्ट मसल को रोटेटर मसल कहा जाता है। उसका ओरिजिन जो है वो अवे फ्रॉम जॉइंट होता है और इंसर्शन नियर द जॉइंट होता है। ओके, तो यहाँ पे स्पर्ट मसल के बारे में पूछा गया है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ब्रैकियालिस, यह है स्पर्ट मसल। और अगर शंट मसल अगर कहा जाए, शंट मसल, तो उसका आंसर हो जाएगा ब्रेकियो रेडियालिस, शंट मसल। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्पर्ट मसल ब्रैकियालिस, बाइसेप ब्रैकियालिस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिजियोलॉजी से है। एंजाइम secreted by the kidneys that is involved in the control of blood pressure। कौन सा एंजाइम वो किडनी से सिक्रेट होता है जो कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है? यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर जो है वो फर्स्ट वर्ड ही, यहाँ पे फर्स्ट जो वर्ड है वो बस डिस्क्राइब कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से ऑप्शन 4 रेनिन जो है वो एक एंजाइम है, बाद बाकी इलेक्ट्रोपोइटिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन ये सभी हार्मोन है। तो आंसर तो यही निकल गया। फिर भी इसको अगर थोड़ा अगर डिटेल्स में अगर समझें, ठीक है, तो हमने फिजियोलॉजी में एक मैकेनिज्म पढ़ा था जिसका नाम था रैश मैकेनिज्म। ओके, रैश मैकेनिज्म, जिस मैकेनिज्म के थ्रू बीपी रेगुलेट होता है।
अच्छा, तो रेनिन जो है ये सीक्रेट कहाँ से होता है? तो रेनिन जो है वो किडनी के जेजी एपरेटस से सीक्रेट होता है, और जेजी एपरेटस से एक और हार्मोन सीक्रेट होता है, वो है प्रोस्टाग्लैंडिन। अच्छा, नेक्स्ट है इरेथ्रोपोइटिन के बारे में अगर समझें तो इरेथ्रोपोइटिन जो है ये भी किडनी से सीक्रेट होता है, बट ये एक हार्मोन है जो न्यू आरबीसी फॉर्मेशन में, जिसको हम लोग कहते हैं इरेथ्रोसाइटोसिस में हेल्प करता है। एंजियोटेंसिन का प्रोडक्शन जो है वो लीवर से होता है, और एल्डोस्टेरोन जो है वो सीक्रेट होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स से ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। तो यहाँ पे किडनी से जो एंजाइम सीक्रेट होता है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है, उसका आंसर हो जाएगा रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ऑर्गेनल से है। यहाँ पे पूछा गया है कि एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू स्मेल ऑफ कुकिंग ऑयल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑप्शन है सरोगेट। तो सरोगेट जो है वो एफ्रिज्म 119 के फुटनोट में दिया गया है, और ये रिलेटेड है रेमेडी से या मेडिसिन से कह सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में देयर इज नो एनी सरोगेट। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है इडियोसिंक्रेसी, एफ्रिज्म 117। तो एक्सट्रीम सेंसिटिविटी टू स्मेल ऑफ कुकिंग ऑयल ये इडियोसिंक्रेसी का ही एक एग्जाम्पल है। इसके अलावा मोरल रेमेडी जो दिया गया है वो एफ्रिज्म 17 में है, और लूसिड इंटरवल वो एफ्रिज्म 219 में मेंटल डिजीज में है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डीप क्वेश्चन एक पूछा गया है इस बार एआईपीजीटी में। यहाँ भी स्टेटमेंट है और हमें ये पता करना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। फर्स्ट है मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स सो डीएनए एन्यूप्लॉइडी। तो फर्स्ट जो है मोस्ट मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल्स दैट सो डीएनए एन्यूप्लॉइडी, ये स्टेटमेंट राइट है। सेकेंड है द इनसी रेशियो मीन्स होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो होता है उसे हम लोग शॉर्ट में इनसी रेशियो कहते हैं। इनसी रेशियो इज डिक्रीज फ्रॉम 1:1 to 1:5। ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इनसी रेशियो जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो है वो इंक्रीज करता है। जनरली ये होता है 1:1 इन नॉर्मल ट्यूमर, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है एनसी रेशियो जो है या नॉर्मल सेल में, बट मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि ये डिक्रीज करके हो जाता है 1:4 और 1:6। नेक्स्ट, न्यूक्लियर क्रोमैटिन इज इंक्रीज्ड एंड कोर्सली क्लम्प्ड। जी हाँ, मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो है न्यूक्लियर क्रोमैटिन जो है वो हाइपर क्रोमैटिक हो जाता है, हाइपर क्रोमैटिक। और लास्ट ऑप्शन है मैलिग्नेंट सेल्स हैव प्रोमिनेंट न्यूक्लियोलाई इन द न्यूक्लियस। जी हाँ, मैलिग्नेंट सेल में जो है बहुत सारे छोटे छोटे सेवरल न्यूक्लियोलाई फॉर्म हो जाते हैं, सेवरल्स। तो ऑप्शन ए, सी एंड डी ये तीनों ही करेक्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए, सी, डी। ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। रेफरेंस रॉबिन्स पैथोलॉजी, नाइन्थ एडिशन, पेज 165। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पीएसएम से है।
इन मेनी ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ अमोंग वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ डेवलपिंग कंट्रीज। इसका आंसर हो जाएगा मैटरनल मोर्टालिटी, दैट इज मैटरनल मोर्टालिटी ड्यूरिंग परप्यूडियम और मैटरनल परप्यूडल मोर्टालिटी। ये पार्क पीएसएम बुक जो है उसके 27th एडिशन के पेज 25 में दिया गया है इसका आंसर। अंडर इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ ये टॉपिक है, इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ, इस टॉपिक के में ही ये वाला आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम रिपर्टरी बीटीपीबी। 4 रूब्रिक है और 4 चैप्टर या फिर कह सकते सेक्शन दिया गया है। अब इन्हें हमें मैच करना है। फर्स्ट है हेयर ऑफ हेड फॉल्स आउट, तो ये हमें मिल जाता है बीटीबीपी में स्किन में। नेक्स्ट है एमेटिवनेस, एमेटिवनेस जो है वो हमें मिल जाएगा बीटीबीपी के माइंड वाले चैप्टर में। नेक्स्ट क्लोरोसिस, क्लोरोसिस जो है वो एनीमिया का ओल्ड टर्म है, एनीमिया का, और क्लोरोसिस जो है वो हमें बीटीबीपी में मिल जाएगा सेंसेशन में। और लास्ट है वर्टाइगो, वर्टाइगो जो है वो मिलेगा इंटेलेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे जो है राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2। ए का 4 हेयर ऑफ हेड फॉल्स आउट स्किन, बी का 3 एमेटिवनेस माइंड, सी का 2 क्लोरोसिस सेंसेशन एंड डी का 1 वर्टाइगो इंटेलेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर्जरी से पूछा गया है। अरेंज द प्रेशर सोड फ्रीक्वेंसी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब प्रेशर सोड क्या होता है? इन जनरल हम जिसे बेड सोड कहते हैं, वो प्रेशर सोड का एक और नाम है। होता क्या है प्रेशर सोड में? प्रेशर सोड में क्या होता है कि जो एरिया होता है बॉडी का वो निक्रोस्ड हो जाता है प्लस अल्सरेशन हो जाता है। अल्सरेशन ये कॉमनली नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट जो होता है, नॉन एम्बुलेटरी पेशेंट, वो सभी पेशेंट जो चल फिर नहीं कर पाते हैं, हमेशा बेड पे पड़े रहते हैं, उनमें कॉमनली ये पाया जाता है। और इसके कुछ कारण हैं। एक है लैक ऑफ सर्कुलेशन टू द अफेक्टेड एरिया। सेकेंड है impaired nutrition to the affected area, impaired nutrition। और एक कारण है न्यूरोलॉजिकल डिफिसिट। और ये जो कॉमन साइट जो होता है बॉडी में, कॉमन साइट जो होता है वो जनरली होता है बोनी प्रोमिनेंट एरिया। वो सभी बॉडी का वो पार्ट जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंसी पाया जाता है, बोनी प्रोमिनेंट एरिया। इसके अलावा अगर बोनी प्रोमिनेंसी के साथ साथ अगर लो वस्कुलर एरिया है, जहाँ की वस्कुलरिटी जो है वो कम है, लो वस्कुलर एरिया, तो वहाँ भी ये होने का चांस ज़्यादा होता है। अब इसे है यहाँ पे हमें अरेंज करना। तो अगर अरेंज करते हैं तो सबसे कॉमनली जो है वो इस्चियम में सबसे ज़्यादा होता है, ये इस्चियल एरिया में। सेकंड सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो है ग्रेटर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। इसके अलावा थर्ड कॉमन एरिया है सैक्रम, फोर्थ हील, और फिफ्थ कॉमन एरिया है लेटरल, देन मीडियल मैरुलस। तो यहाँ पे करेक्ट जो सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2,
DBEAC। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है होम्योपैथिक फिलोसफी से। यहाँ पे एसर्शन और रीजंस है। अब हमें ये पता लगाना है कि एसर्शंस और रीजंस राइट है या रॉन्ग है। केंट्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन के बारे में यहाँ पे दिया गया है और बोला गया है कि एम्यूलेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड अकॉर्डिंग टू केंट्स फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। और रीजन में दिया गया है कि केंट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन का जो इंटरफ्रेंस जो है वो है रेमेडी इज सुपरफिशियल एंड कुड ओनली एक्ट पैलिएटिव। देखिए ये जो एसेप्शन जो है वो भी सही है क्योंकि केंट का फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यही कहता है, और जो रीज़न जो दिया गया है वो भी ठीक है क्योंकि सुपरफिशियली रेमेडी जो है वो काम किया है और पैलिएटिवली काम किया है। तो इसीलिए जो है एमुलेशन जो है वो पहले हुआ, उसके बाद एग्रावेशन हुआ किसी भी डिजीज़ में। तो ऑप्शन 1 जो है वो हो जाएगा राइट आंसर। बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है मटेरिया मेडिका से। एडेप्टेड टू पर्सन्स विथ डार्क हेयर एंड डिजिट फाइबर, वीकली सोरिक विथ एक्सेसिवली येलो सैलो complexion subject to affections of respiratory and urinary tracts is the symptom of। देखिए इसका आंसर हो जाएगा कॉस्टिकम, क्योंकि एलिन्स की नोट का ये फर्स्ट लाइन है कॉस्टिकम का। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मटेरिया से है। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ abortions and miscarriages, sensation of soreness and heaviness in pelvis, a consciousness of womb, feels it move when she moves. It is so sore and tender। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हेलोनियस। और रिलेटिव मेडिसिन जो है वो है लाइसिन। ये भी एलिन की नोट से ही पूछा गया है। नेक्स्ट मैचिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हेड का जो है, जो ह्यूमन बॉडी का जो हेड जो होता है उसके 4 पार्ट दिए हुए हैं और संग में पार्ट्स इफेक्टेड में साइनस और आर्टरी के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है ब्लो ऑन लेटरल कॉन्वेक्सिटी ऑफ हेड। तो ये हो जाएगा अगर लेटरल कॉन्वेक्सिटी ऑफ हेड पे अगर ब्लो अगर होता है, इंजरी अगर होता है, तो वहाँ पे जो इफेक्टेड होगा वो होगा मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। अगर फोरहेड पे अगर इंजरी अगर होती है तब जो है इंटीरियर इथमोइडल आर्टरी ये इफेक्ट होगा। ऑसिपुट पे अगर होती है तब यहाँ पे इफेक्शन होगा ट्रांसवर्स सिग्मोइड साइनस का, और अगर वर्टेक्स पे अगर इफेक्ट अगर होता है, इंजुरी अगर होता है, तब होगा सजाइटल साइनस इफेक्टेड पार्ट। क्यों? क्योंकि ये जितने भी पार्ट हैं वो जितने भी यहाँ पे हेड के एरिया के बारे में बोले गए हैं उसके नज़दीकी पार्ट है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, A2, B3, C4, D1। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो रेडियोलॉजी से है, एक सर्जिकल क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन विल हेल्प टू डिफरेंशिएट esophageal achalasia from benign mechanical structure of esophagogastric junction। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा इंडोस्कोपी, क्योंकि इंडोस्कोपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस टू डिफरेंशिएट बिटवीन esophageal achalasia and mechanical structure of esophagogastric junction। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मटेरिया मेडिका से है और यहाँ पे पहले जैसा मेंशन कर दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट। तो समझ ही सकते हैं कि केंट मटेरिया मेडिका से ये क्वेश्चन पूछा गया है। द पेशेंट ऑफ दिस ड्रग इज हार्ड टू स्टडी। द पेशेंट ऑफ दिस ड्रग इज हार्ड टू स्टडी। द रेमेडी इटसेल्फ इज अ hard one to study।
पेशेंट इज whimsical, irascible, irritable to very highest degree, quarrels with his family, with his bread and butter, he is never at peace, is full of imagination and fear. The remedy is Calicarp. अगेन ये फर्स्ट लाइन है कैलिकार्प ड्रग का केंटमेट्रिया मेडिका में। अगर केंटमेट्रिया मेडिका अगर हम खोलते हैं और कैलिकार्प ड्रग को पढ़ना शुरू करते हैं तो ये फर्स्ट लाइन यही दिया हुआ है। दो स्टेटमेंट है और हमें पता लगाना है कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है। क्वेश्चन जो है वो बीबीसीआर से पूछा हुआ है, बीबीसीआर रिपर्टरी से। फर्स्ट स्टेटमेंट है यूरेमिया एंड यूरिक एसिड डायथेसिस बोथ द रूब्रिक्स आर गिवन इन सेंसेशन एंड कंप्लेंट्स इन जनरल चैप्टर ऑफ बीबीसीआर रिपर्टरी। सेकेंड ग्लाइकोसूरिया एंड मिल्की यूरिन बोथ द रूब्रिक्स आर गिवन इन द चैप्टर मिक्चुरेशन ऑफ थेराप्यूटिक बुक। सेकेंड जो है वो बीटीबीपी से पूछा गया है। एक बीबीसीआर से है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो है वो है बीटीबीपी से। अब यहाँ पे है कि यूरेमिया और यूरिक एसिड डायथेसिस कहाँ सेंसेशन एंड कंप्लेन, ये स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है क्योंकि यूरेमिया और यूरिक एसिड डायथेसिस जो है वो बीबीसीआर के एग्रावेशन एंड एमेलियोरेशन चैप्टर में दिया गया है। और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो है ग्लाइकोसूरिया एंड मिल्की यूरिन मिक्चुरेशन चैप्टर ऑफ बीटीबीपी, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोसूरिया और मिल्की यूरिन जो है ये दोनों यूरिन चैप्टर में दिया गया है बीटीबीपी में। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन फिर रिपर्टरी से ही पूछा गया है। कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माइंड रूब्रिक इज फाउंड इन बोनिंग हुसैन्स कैरेक्टरिस्टिक मीन्स बीबीसीआर। बीबीसीआर में कौन सा माइंड रूब्रिक है एंड बट नॉट फाउंड इन केंट्स रेपर्टरी, केंट्स रेपर्टरी में नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो हो जाएगा एल्कोहलिज्म, क्योंकि एल्कोहलिज्म जो है वो केंट में डायरेक्ट रूब्रिक माइंड सेक्शन में नहीं है और बीबीसीआर में एल्कोहलिज्म इंटॉक्सिकेशन एक्सेट्रा इस नाम से रूब्रिक है। अगर केंट रेपर्टरी में अगर जाते हैं तो अल्कोहल से रिलेटेड एक रूब्रिक है जो है डिप्सोमेनिया, दैट इज मॉर्बिड क्रेविंग फॉर अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सर्जरी से पूछा गया है और जो टॉपिक है वो है माइसीटोमा। माइसीटोमा, थोड़ा माइसीटोमा के बारे में जान लें। माइसीटोमा जो है उसका एक और नाम है मदुरा फुट। ये क्या होता है? ये क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू का, क्यूटेनियस टिश्यू का, और कभी कभी इसमें जो है मसल्स एंड बोन्स भी अफेक्टेड होते हैं। अब ये होता कैसे है? इसका जो कॉज जो है, कारण, वो जो है वो है मेनली ट्रॉमा। और अगर ये ट्रॉमा जो है इन्फेक्टेड होता है बैक्टीरिया और फंगस से, तब जो है मदुरा फुट या फिर माइसीटोमा होता है। और अगर बैक्टीरिया से जो मदुरा फुट डेवलप करेगा उसे हम कहते हैं एक्टिनोमाइसीटोमा। और अगर कॉज अगर फंगस अगर है
तो उसे हम कहते हैं यू माइसेटोमा, यू माइसेटोमा। ओके, कॉमन साइट जो है माइसेटोमा का, कॉमन साइट वो है जनरली फुट, और इसका जो प्रेजेंटिंग सिम्टम जो होता है वो जनरली एक ट्रायड के रूप में होता है। ट्रायड क्या क्या है? फर्स्ट है पेनलेस सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, इसके अलावा ड्रेनिंग साइनस ट्रैक्ट, और एक है एक्सट्रूशन ऑफ ग्रैन्यूल्स। जिस जगह पे इन्फेक्शन होगा, जो कि खूब जनरली फूट में होता है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा कि पेनलेस सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, इसके अलावा वहाँ पे साइनस ट्रैक्ट मिलेगा जहाँ से देखिएगा कि कुछ पस लाइक मटेरियल जो है वो निकल रहा है। इसके अलावा वो जो मटेरियल जो आउट होगा उसमें अगर अच्छे से ऑब्जर्व करें तो वहाँ से कुछ ग्रैन्यूल्स या फिर सैंड टाइप के मटेरियल जो है हमें मिलेगा। और अगर यहाँ पे हम MRI करते हैं, जो कि यहाँ पे कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए किया जाता है, अगर करते हैं तो उसमें हमें डॉट इन सर्कल ये साइन जो है MRI में दिखेगा। अच्छा, तो अब चले आते हैं स्टेटमेंट पे। स्टेटमेंट क्या है कि माइसेटोमा यूजुअली प्रेजेंट्स अर्ली एज इट इज़ वेरी पेनफुल। देखिए, ट्राइड में सबसे पहला ही लिखा गया पेनलेस, तो ये पेनफुल नहीं होता है। और सेकेंड है MRI शोज टिपिकल डॉट इन सर्कल साइन। अभी जैसा मैंने बताया, तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो राइट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेडिसिन से है। यहाँ पे दिया गया है अ मिडिल एजेड मेल प्रेजेंटेड विथ सब एक्यूट पैरेस्थीसिया इन हैंड्स एंड फीट, loss of vibration and position sense, and a progressive spastic and ataxic weakness. Examination revealed loss of reflexes along with presence of Babinski's sign. Investigation revealed presence of macrocytic RBC and elevated serum homocysteine level. The most likely diagnosis is, देखिए यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक लाइन जो दिया गया है वो है elevated homocysteine level, elevated serum homocysteine लेवल। ये जो है इसका आंसर हो जाएगा सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अब ये होता कैसे है? देखिए, ये होता है ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12। क्यों? क्योंकि विटामिन B12 मिथाइलकोबालामाइन काम क्या है, हमारे जो न्यूरॉन जो होते हैं, न्यूरॉन के ऊपर जो माइलिन शीथ जो होता है, वो माइलिन शीथ जो होता है उसके फॉर्मेशन में ये हेल्प करता है। अब होता क्या है कि अगर विटामिन B12 का डिफिशियंसी अगर बॉडी में अगर हो जाए तो हीमोसिस्टीन जो है, हीमोसिस्टीन ये कन्वर्ट होता है मिथियोनिन में, मिथियोनिन में। ओके, अब ये कन्वर्ट कैसे होता है? एक एंजाइम होता है जिसका नाम है हीमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज। अब हीमोसिस्टीन को मिथियोनिन जो है वो हीमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज के द्वारा जो है कन्वर्ट कर देता है हीमोसिस्टीन को मिथियोनिन में। लेकिन इसके कन्वर्शन के लिए अगर हीमोसिस्टीन मिथाइल ट्रांसफेरेज भी अगर होता है तो इसके कन्वर्शन के लिए एक विटामिन का दरकार पड़ेगा एज अ को फैक्टर, जिस विटामिन का नाम है विटामिन B12। ये यहाँ पे एज अ को फैक्टर काम करेगा। अब अगर बॉडी में
विटामिन 2 की डिफिशियंसी अगर होती है, भले ही हिमोसिस्टिन हो, हिमोसिस्टिन मिथाइल ट्रांसफरेज हो, लेकिन ये मिथ्योनिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, जिससे क्या होगा कि हिमोसिस्टिन जो है वो ब्लड में, सीरम में जो है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। और ये चीज़ हमें मिलता है सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मटेरिया मेडिका से पूछा गया है, 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट है रैपिड चेंज ऑफ सिम्टम्स, पेन चेंजेस इन रिगार्ड टू प्लेस एंड कैरेक्टर इज अ फीचर ऑफ बर्बेरिस वुल्गारिस। और सेकेंड है बर्बेरिस वुल्गारिस इज इंडिकेटेड इन कंप्लेंट्स ऑफ ड्रंकार्ड सबस्टल स्टेनिंग। देखिए जो ऑप्शन 1 जो है ये बिल्कुल राइट है, और ये जो लाइन जो है ये बोरिक मेटेरिया मेडिका से लिया गया है, बोरिक्स मेटेरिया मेडिका। अगर बोरिक मेटेरिया मेडिका में हम अगर बर्बेरिस वल्गारिस अगर खोलते हैं तो हमें वहाँ ये लाइन मिलेगी। और सेकेंड जो लाइन है बर्बेरिस वल्गारिस इज इंडिकेटेड इन कंप्लेंट्स ऑफ ड्रंकार्ड्स आफ्टर एब्स्टेनिंग, ये लाइन जो है ये गलत है, क्योंकि ये लाइन हमें मिलता है कैलकेरिया आर्ट्स में, वो भी एलेन की नोट में। कहाँ? एलेंस की नोट में। ओके, तो बर्बेरिस वल्गारिस के रिलेटेड सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। मटेरिया से एक और क्वेश्चन है, सोर थ्रोट एंड कफ एप्ट टू बिगिन एंड एंड विथ मेंस्ट्रुएशन इज की नोट फीचर्स ऑफ। बहुत ही सिंपल सा है, लैकेन का ये लाइन है, एलेंस की नोट से लिया गया है, ये एलेंस की नोट से लिया गया है। और कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, अगर डिप्थीरिया या फिर टॉन्सिलाइटिस अगर रहे तो हम हमेशा लैकेसिस को एक बार कंपेयर कर लेंगे लैकेन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट है मेलानोमा इज अ कैंसर ऑफ मेलानोसाइट एंड कैन देयरफॉर अराइज ओनली इन स्किन। स्टेटमेंट 2 है ब्रेस्लो थिकनेस ऑफ अ मेलानोमा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर इन एब्सेंस ऑफ लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। देखिए मेलानोमा जो है वो एक स्किन कैंसर है, ये बात सही है, बट मेलानोमा कैंसर जो है वो मेलानोसाइट से नहीं बल्कि ये जो है मेलानोब्लास्ट से ओरिजिनेट होता है, फर्स्ट। नेक्स्ट सेकेंड है ब्रेस्लो थिकनेस देखा जाता है मेलानोमा में, ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर है अगर लिम्फ नोड का एब्सेंस हो मेटास्टेसिस के लिए। तो ये होता है क्या है ब्रेस्लो क्लासिफिकेशन। देखिए टोटल ब्रेस्लो क्लासिफिकेशन का 4 स्टेजेस है, टोटल 4 स्टेजेस है, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। अब अगर मेलानोमा का थिकनेस जो है, ये थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है ये स्टेजेस। अगर मेलानोमा का थिकनेस जो है वो लेस देन 0.75 मिलीमीटर है तो स्टेज 1 में आएगा। अगर 0.6 से 1.5 मिलीमीटर है तो स्टेज 2 में आएगा। 1.51 से अगर 3 मिलीमीटर है तो स्टेज 3 में आएगा, और अगर मोर देन 3 मिलीमीटर है तो फिर ये इसे स्टेज 4 माना जाता है। और अगर लेस देन 1 मिलीमीटर वाले जितने भी मेलानोमा होते हैं उसे थिन मेलानोमा भी कहा जाता है, थिन मेलानोमा। ओके, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट 1 जो है वो रॉन्ग है और स्टेटमेंट 2 जो है वो राइट है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो एफएमटी से पूछा गया है, द मेन टॉक्सिक मेटाबोलाइट ऑफ एल्कोहल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एल्कोहल रिलेटेड इंजुरी टू डिफरेंट ऑर्गन इज।
तो मेन टॉक्सिक मेटाबोलाइट कौन सा है जिसके कारण जो है अल्कोहल रिलेटेड इंजुरी अलग अलग ऑर्गन में होता है। ठीक, इसको थोड़ा समझते हैं। होता क्या है कि जनरली जो अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है वो होता है इथाइल अल्कोहल। अब ये इथाइल अल्कोहल जो है ये कन्वर्ट होता है एसिटल्डिहाइड में अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। अब ये एसिटल्डिहाइड जो है वो एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के कारण ये कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड में। ये एसिटिक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और ये एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है ये चले जाता है क्रेब्स साइकिल में, जो बचपन से पढ़े हैं। और ये क्रेब्स साइकिल का जो एंड प्रोडक्ट होता है हम सभी को पता है H2O और CO2। अब यहाँ पे ये जो एसिटल्डिहाइड जो है ये है वो मेन टॉक्सिक सब्सटेंस। अगर मेटाबॉलिज्म अगर ठीक ठाक अगर ना हो तो फिर अल्कोहल रिलेटेड इंजुरी जो है डिफरेंट ऑर्गन्स में होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फार्मेसी से है। 4 यहाँ पे मेडिसिन का रेमेडी का नाम दिया गया है जो कि डिफरेंट ओरिजिन से है। बेसिकली ये सब नो सोर्स है और उनका सोर्स के बारे में पूछा गया है। तो सबसे फर्स्ट है प्रोटियस। तो प्रोटियस जो है वो एक बबल नोसोड है। सेकेंड है पायरोजिनम जो है वो डिकम्पोजिशन ऑफ मीट ऑफ बीफ जो होता है उससे तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्ट्रियानियम। तो नेक्ट्रियानियम जो है ये तैयार होता है कैंसर ऑफ ट्री से। और लास्ट है डिप्थेरिनम, ये तैयार होता है डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग, दैट इज डिप्थीरिया टॉक्सिन। ओके, तो इसका जो राइट सीक्वेंस जो हो जाएगा, राइट अरेंजमेंट जो होगा वो होगा ऑप्शन 2 A2 प्रोटियस, बबल नोसोड, B4 पायरोजिनम डिकम्पोजिशन ऑफ मीट ऑफ बीफ, C1 निक्लियानियम कैंसर ऑफ ट्रीज, और लास्ट में D3 डिप्थेरिनम डिजीज प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। इसका जो रेफरेंस जो है वो डॉक्टर D.D. बनर्जी के फार्मेसी बुक में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर मटेरिया या फिर कह सके फार्मेसी से है। कुछ रेमेडी का नाम है और उसके लैटिन नेम जो है वो पूछा गया है, या फिर कह सकते साइंटिफिक नेम। फर्स्ट है बैनबेरी, ये कॉमन नेम है रेमेडी का, और लैटिन नेम साइंटिफिक नेम जिस नाम से हम इसे जानते हैं वो क्या क्या होगा उसे हमें मैच करना है। फर्स्ट है बैनबेरी, तो एक्टिया स्पाइकेटा का जो कॉमन नेम है वो है बैनबेरी। सेकेंड है बारबेरी, तो बारबेरी जो है वो बर्बेरिस वल्गारिस का जो है वो कॉमन नेम है। उसके बाद है इंडियन हेम्प, तो एपोसाइनम का जो कॉमन नेम है वो है इंडियन हेम्प, और लास्ट में है एक्लाइफा इंडिका जिसका कॉमन नेम इंडियन नेटल है। ओके, तो ये आप कोई भी मटेरिया मेडिका के बुक आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे कॉमन नेम जो है मेडिसिन के नाम के पास में ही दिया रहता है, वहाँ से आप मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 बैनबेरी एक्टिया स्पाइकेटा, B1 बारबेरी बर्बेरिस वल्गारिस, C2 एपोसाइनम इंडियन हेम्प, और D3 एक्लाइफा इंडिका इंडियन नेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जेनेटिक्स से है। यहाँ पे
क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है। हम सभी को पता है जो क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम का जो क्रोमोसोमल पैटर्न जो होता है वो होता है 47XX-Y। तो फर्स्ट असर्शन यह है कि द प्रिंसिपल पैथोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी इन क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम इज डिसजेनेसिस ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये बिल्कुल राइट है। सेकेंड है, दिस इज एविडेंट फ्रॉम एडल्टहुड एंड प्रोग्रेस विथ एज। बाय एडोलेसेंस हाइलिनाइजेशन एंड फाइब्रोसिस आर प्रेजेंट within seminiferous tubules and leading cell function is impaired resulting in hypogonadism। ओके, तो ये जो है ये रॉन्ग है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन 3, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन सर्जरी से है। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट दिया गया है और हमें इसे कंसिडर करना है कि कौन सा ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यह है टेस्टिकुलर टॉर्सन से। यहाँ पे एक्यूट स्क्रोटम का क्वेश्चन है टेस्टिकुलर टॉर्सन से। फर्स्ट है, टॉर्सन ऑफ द टेस्टिस मस्ट बी एज्यूम्ड अंटिल प्रूवन अदरवाइज। बिल्कुल सही है। अगर एक्यूट स्क्रोटम मतलब कि कोई अगर स्क्रोटल स्वेलिंग विथ पेन, अगर कोई अगर पेशेंट अगर आता है तो जब तक कि कोई दूसरा डायग्नोसिस ना हो हमें ये समझ लेना होगा कि ये टेस्टिकुलर टॉर्सन का केस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है, टेस्टिकुलर टॉर्सन कैन प्रेजेंट विथ क्रॉनिक इंग्विनल एब्डोमिनल पेन। नहीं, ये एक एक्यूट कंडीशन है, जैसा कि यहाँ पे दिया ही गया है एक्यूट स्क्रोटम, तो ये एक एक्यूट कंडीशन है, इसे हमें क्रॉनिक नहीं समझना है। ओके, नेक्स्ट है, टॉर्सन ऑफ टेस्टिकुलर अपेंडेज यूजुअली अकर्स जस्ट बिफोर प्यूबर्टी। ये भी राइट है, क्योंकि जनरली जो टेस्टिकुलर टॉर्सन के जो केसेस जो होते हैं उसका जो कॉमन एज ग्रुप जो है वो है 10 to 25 ईयर्स। इसके अलावा जो नेक्स्ट लाइन है वो है, एन इनकार्सेरेटेड इंग्विनल हार्निया मस्ट बी कंसिडर्ड इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस। देखिए, इनकार्सेरेटेड इंग्विनल हार्निया जो है इसका एक और नाम है, वो है आपका स्ट्रैंगुलेटेड इंग्विनल हार्निया। स्ट्रैंगुलेटेड इंग्विनल हार्निया। ओके, तो स्ट्रैंगुलेटेड इंग्विनल हार्निया जो है उसको हम लोग हमेशा एक्यूट स्क्रोटम के साथ या फिर टेस्टिकुलर टॉर्सन के साथ हम लोग जरूर डिफरेंशियल डायग्नोसिस से कर लेंगे। अब स्ट्रैंगुलेटेड इंग्विनल हार्निया में क्या होता यह है कि जो ऑर्गन जो है या फिर हार्निएटेड जो मास जो है वो जाकर के स्टक हो जाता है किसी दूसरे स्क्रोटम या फिर ग्रोइन में। और लास्ट में है, इफ टॉर्सन इज कंफर्म्ड एंड ऑर्काइडोपेक्सी शुड नॉट बी परफॉर्म्ड ऑन बोथ साइड। देखिए, ये शुड नॉट भी नहीं होगा, ये होगा शुड भी, क्योंकि अगर टेस्टिकुलर टॉर्सन अगर कंफर्म होता है तब वहाँ पे जो सर्जिकल प्रोसीजर जो किया जाएगा उस प्रोसीजर का नाम होगा ऑर्काइडोपेक्सी और यही किया जाएगा। तो शुड नॉट भी नहीं होकर के ये होगा शुड बी। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा गुड़ा दिया गया है, तो इस कारण ये वाला जो है ऑप्शन रॉन्ग हो गया। ओके, तो यहाँ पे राइट कौन कौन से स्टेटमेंट है, ए, सी और डी। तो ऑप्शन 3 जो है वो राइट आंसर होगा। और आप जो है क्लिनिकल सर्जरी बाय डॉक्टर एस दास, इसके 9th एडिशन के पेज नंबर 629 में आप एज ए रेफरेंस इसे देख सकते हैं। तो अभी के लिए थैंक यू। फिलहाल हमने 1 to 60 जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हमने डिस्कस किया, और नेक्स्ट वीडियो में 61 से 120 जो नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चंस है उसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।